आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, देश बहुत बड़ा है। देश में राजनीतिक गतिविधियां भी निरंतर चलती रहती हैं और सभी राजनीतिक गतिविधियों का एक ही उद्देश्य होता है, एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करना। और सत्ता प्राप्त करना किसी आम जनता की भलाई के लिए नहीं, या तो अपने भलाई के लिए, अपने परिवार के भलाई के लिए, या अपनी जय जयकार बोलने वाले कुछ चाटुकारों के लिए। दुर्भाग्य से इस देश की जनता नारों में फंस जाती है। राजनीतिक दल के नेता इतने चतुर होते हैं कि वो ऐसा कोई ना कोई नारा गढ़ देते हैं जो जनता के दिमाग में घुस जाता है और जनता उन नारों को सच मान करके उस राजनीतिक दल को थोक के भाव में वोट दे आती है। ये किसी एक सरकार की बात नहीं। जब से हमने होश संभाला और जब से राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हुई, हर चुनाव में किसी न किसी एक दो नारों ने उस दल को चुनाव जितवा दिए। कभी गरीबी हटाओ, कभी न जात पर न पात पर, और फिर आया 2014 का आम चुनाव, जहां मोदी जी और भाजपा द्वारा गढ़ित कुछ नारों ने इस देश के इतिहास को बदल दिया। इस देश की जनता ने उन नारों को सच मानकर और अपने करीब पा करके, क्योंकि वो सब कुछ उनके अंदर बीत रहा था, तो उसको उन्होंने सच माना और मोदी जी को एक मुश्त सत्ता सौंप दी। उन नारों में से कुछ नारे थे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा आम आदमी को इतना पसंद आया क्योंकि हर आदमी आज भ्रष्टाचार से ग्रसित है, भ्रष्टाचार की परिधि में है, भ्रष्टाचार से पीड़ित है। इसने उस नारे को अपना लिया और उस पर उसने विश्वास कर लिया, भाजपा और नरेंद्र मोदी पर। मैं देश दुनिया की बातों की बात नहीं करता। 2017 में जब बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने कहा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अपनाया जाएगा। यानी भ्रष्टाचार इस देश का लगातार बड़ा मुद्दा था, है, लेकिन उस पर प्रहार कब होगा, जीरो टॉलरेंस कब अपनाया जाएगा, ये किसी को कुछ पता नहीं। नारे लगाने वाले जो लोग थे, नारों के पीछे भागने वाले जो लोग थे, वो तो भ्रष्टाचार से ग्रसित थे, लेकिन भ्रष्टाचार पर कितना अंकुश लगा और भ्रष्टाचार कितना काबू में आया, आज पड़ताल मैं उसकी करूँगा। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी अपने ज़िले फतेहपुर के भ्रष्टाचार के। जिस समय योगी जी ने ये नारा दिया था कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, सामान्य संवर्ग का, गरीब संवर्ग का आम आदमी उस पर लट्टू हो गया था और उसे ऐसा लगा था कि जैसे उसे भ्रष्टाचार से निजात मिल जाएगी और वो अपनी शांति की जीवन जी सकेगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? देश को आज़ाद हुए लगभग 80 वर्ष होने वाले हैं। मैं इस जिले की धरती में पैदा हुआ हूँ
पढ़ा हूँ, बढ़ा हूँ और आज देख भी रहा हूँ। मैं बहुत दूर की बात नहीं करता। पिछले 2-3 सालों में भ्रष्टाचार के जितने मामले फतेहपुर में आए, उनकी जांच हुई, उसमें भ्रष्टाचार पाया भी गया, लेकिन उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्या हुआ ये किसी को पता नहीं। वो भ्रष्टाचार जांचकर्ताओं की जेब में चला गया, जांच को दबाने वालों की जेब में चला गया, यह भ्रष्टाचार करने वाले की ही जेब में रह गया, ये भी पता नहीं। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो पिछले कुछ महीनों में संज्ञान में आए थे और जिन पर काफ़ी हो हल्ला और सोशल मीडिया और अखबारबाजी भी हुई थी, लेकिन आज उस पर कोई बोलने वाला भी नहीं है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सदर विधायक चंद्र प्रकाश लोधी द्वारा अनुशंसित इसी शहर में एक सीसी रोड की। उस सीसी रोड बनने की शिकायत मोहल्ले वासियों ने की कि उसमें नाली पहले से बनी हुई थी और नाली भी बनी दिखा करके उसका पेमेंट निकाल लिया गया। मामला जिलाधिकारी तक पहुंचा। जिलाधिकारी ने जांच जिला ग्राम विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक और सहायक अभियंता को दी और उन्होंने स्थलीय जांच की। उस जांच रिपोर्ट में बड़ा स्पष्ट रूप से जांच अधिकारी ने लिखा कि 3 लाख से अधिक धनराशि, सरकारी धनराशि का घपला किया गया है। सड़क बनाने वाली कार्यदायी एजेंसी का नाम ग्रामीण अभियंत्रण विभाग था। इस जांच रिपोर्ट के आने के बाद संबंधित अवर अभियंता, संबंधित सहायक अभियंता या विभाग के अधिशासी अभियंता पर क्या कार्रवाई हुई, न तो शायद सदर विधायक चंद्र प्रकाश लोधी को मालूम होगा और न शिकायत करने वाले उन मोहल्लावासियों को। दूसरा सबसे बड़ा प्रकरण उठा इस जिले में जब जिले की तीसरी सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सरकंडी की जांच आई। केवल आवासों की जांच हुई और जांच टीमें प्रदेश मुख्यालय आयुक्त ग्राम विकास के यहाँ से 2-2 अपर आयुक्त आए जांच करने। लगातार 13-13 टीमें बनी। सरकंडी ग्राम पंचायत के हर मजरे में उन आवासों की जांच हुई। जांच में ग्रामीणों ने बताया खुल करके, अपने महाराज से दुश्मनी भी ली कि न तो हमको आवास मिला और न हमको आवास का पैसा। 300 से ज़्यादा आवास और उसके लाभार्थी लापता पाए गए। यही नहीं, आवास निर्माण में मनरेगा अंश से जो मजदूरी के अंश दी जाती थी, उसमें भी घपले की पुष्टि हुई एक जिला स्तर के अधिकारी की जांच से। और उस जांच रिपोर्ट के आधार पर आनन फानन में 10 कर्मचारियों के ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत करा दिया गया। मुकदमा पंजीकृत हुआ ऐसे कर्मचारियों पर जिनका उस मनरेगा अंश की धनराशि को देने लेने से कोई मतलब सरोकार नहीं था। मुख्य अभियुक्त तो उस ब्लॉक के तत्कालीन खंड विकास अधिकारी थे, लेकिन उनको एफआईआर से पृथक रख दिया गया और परिणाम ये निकला कि वो 10 कर्मचारियों को जिनके खिलाफ एफआईआर की गई थी, उनको माननीय उच्च न्यायालय से अरेस्ट स्टे मिल गया और आज वो ब्लॉक में उसी तरह कार्य कर रहे हैं। जो जांच कमिश्नरेट से आई थी, आयुक्त ग्राम विकास के यहाँ से आई थी और 2-2 अपर आयुक्तों ने जांच की थी,
उस जांच रिपोर्ट में क्या हुआ, कितने का गबन पकड़ा गया, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई, किससे वसूली हुई, इसका भी अता पता इस जिले में अभी तक किसी को नहीं है। ये दूसरा नमूना। तीसरा मामला अभी हाल ही में परसेठा ग्राम विकास का आया है, जहां पंचायत सेवक ने जो मनरेगा के अनुबंध कार्य है उसमें व्यक्तिगत लाभार्थ के कार्यों के लिए भी धनराशि दी जा सकती है, ऐसा उल्लेख है। लेकिन उसकी एक लिमिट है कि व्यक्तिगत लाभार्थ के कार्यों में 2 लाख से अधिक की धनराशि नहीं दी जाएगी। लेकिन वहाँ भी मिली भगत करके 2 लाख से ऊपर की धनराशि दी गई। उस पर भी जांच हुई और उस पर भी दोष निकला और उनसे धनराशि की रिकवरी के आदेश भी हुए। लेकिन परिणाम क्या निकला ये किसी को कुछ पता नहीं। यही जीरो टॉलरेंस है बाबा की। मैं एक फतेहपुर के कुछ उदाहरणों की बात कर रहा हूँ, कुछ कार्यों में मिले भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ, जिनमें जांच नहीं हुई, जिसमें भ्रष्टाचार उजागर नहीं हुआ, मैं उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। बात तो केवल उन प्रकरणों की है जिन पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ, घपला पकड़ा गया, लेकिन कार्यवाही के नाम पर कुछ नहीं। कौन विश्वास करेगा सरकार की बातों पर? कौन बात करेगा? कौन विश्वास करेगा राजनीतिक दलों के नारों पर, जब सबका चरित्र एक जैसा है? मुझे याद है बाबा की सरकार के पहले जो अखिलेश की सरकार थी उसमें भी खनिज माफियाओं का जिक्र हुआ था। मोरम खनन में भ्रष्टाचार की शिकायतें हुई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने न केवल मंडलायुक्त को बल्कि जिले के जिलाधिकारी तक को सस्पेंड किया था। यहां भी हुआ है। फतेहपुर के जिलाधिकारी भी सस्पेंड हुए थे। प्रयागराज जो समय इलाहाबाद था आज प्रयागराज है, उसके मंडलायुक्त भी निलंबित हुए थे। और यही नहीं रुका ये मामला। तत्कालीन खनिज मंत्री गायत्री प्रजापति आज भी जेल में बंद हैं। खनिज चोरी का मामला यहाँ भी पकड़ा गया, ओवरलोडिंग का मामला यहाँ भी पकड़ा गया। अभी पिछले महीने ही एसटीएफ ने 2 थानों में, एक फतेहपुर के थाने थरियाओं में और रायबरेली के थाने लालगंज में लिखित नामजद FIR करवाई। एक जिला खनिज अधिकारी भी उसमें थे और ARTO फतेहपुर संघमित्रा भी उसमें सम्मिलित थी। लेकिन हुआ क्या? न तो विभाग ने उनको सस्पेंड किया, न विभाग ने उनको पनिश्ड किया, और वो भी माननीय उच्च न्यायालय जाकर के अरेस्ट स्टे लेकर आज भी अपने अपने कार्यालयों में यथावत कार्य कर रही हैं। ये है जीरो पर टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अपनाने की नीति का परिणाम। आखिर कौन विश्वास करेगा और क्यों करेगा? ये देश निरंतर भ्रष्टाचार की गिरफ्त में आता चला जा रहा है। इस देश को जितना खतरा बाहरी आतंकवादियों से है, घुसपैठियों से है, उससे लाख गुना ज़्यादा खतरा इस देश के भ्रष्टाचारियों से है। उस पर अंकुश कब लगेगा और कौन लगाएगा? ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप ये जरा भी जागरूक हैं समाज के प्रति और हो रहे भ्रष्टाचार से अपने अपने परिवारीजनों, अपने आसपास के लोगों को पीड़ित होते हुए आप देखते हैं, और जरा से भी यदि आपकी आत्मा कराहती है तो ये प्रकरण मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आपको क्या करना है।
आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है कि यदि आप जरा सा भी जागरूक हो जाएंगे तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।